अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, तहरीके इंसाफ के बढ़ते खदशात के पेश नजर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती हुक्म पर इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील फैसल चौधरी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है। इस पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने जवाब दिया, अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि अगरचे जेल रूल्स में ये मुलाकात कराने का जिक्र मौजूद नहीं, ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करा रहे हैं। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, मसला उनकी तरफ से नहीं आता, किसी और की तरफ से आता है। पर सुपरिटेंडेंट जेल ने जवाब दिया कि मसला कहीं से भी नहीं आता। यूं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त निपटा दी। नाजरीन, कल अडियाला जेल में पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने बानी तहरीके इंसाफ का तिबी मुआयना भी किया और उन्हें सेहतमंद करार दिया, लेकिन उसके बावजूद तहरीके इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने आज बयान दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सहरी और अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ रहा है, उन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। कल ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर केपी असेंबली का इजलास करने का मशवरा भी दिया। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात में कितनी हकीकत है? पार्टी में इंतजामी सतह पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। इन तब्दीलियों की टाइमिंग्स कितनी अहम है और अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाज की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कल पिम्स हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर्स ने इमरान खान का तिबी मुआयना भी किया, उन्हें बिल्कुल सेहतमंद करार दिया, लेकिन आज बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि उन्हें सहरी और अफ्तारी में खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी इबादत पर पाबंदी है। इससे पहले भी इस किस्म के बयानात आए, लेकिन उनकी तरदीद आ गई। क्या ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं है? क्या आपको पता है कि डॉक्टर कौन भेजता है, उनकी रिपोर्ट क्या होती है, इस तरीके से जेल में उनके साथ सलूक हो रहा है? मेरे ख्याल से किसी भी कैदी के साथ इस तरह का सलूक नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मुल्क के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों को चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, पार्लियामेंट के बालादस्ती के लिए काम करें। तो आपको पता है फैसले तो पता चल गया कि गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार नहीं है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। लेकिन सर, जिसके हवाले से पहले भी बातें हुई हैं, फिर खुद अलीमा खान साहिबा जेल से वापस आती हैं और वो कहती हैं कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है और बड़ी सख्ती से उन्होंने इसकी तरदीद भी की। फिर दोबारा से इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें फैलाना। कुछ तो देखें, मीडिया भी एग्जैजरेशन करता है, लेकिन जाहिर है अगर अलीमा खान ने कहा है तो सही कहा है, क्योंकि वही मुलाकात करती हैं या कुछ हमारे वकला साहिबान मुलाकात करते हैं। हमारे लिए तो दरवाजे बंद है, हम तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ना मुलाकात की इजाज़त मिलती है ना। कई दफ़ा ट्राई किया तो बस सब तो हम आराम से बैठ गए। जाहिर है हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक ट्रीट होना चाहिए। और साबिक वज़ीर आज़म है तो मतलब उस हिसाब से उनके सेहत के मुताबिक उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। जो मुलाकातें हैं उस पर पाबंदी लगाने से क्या मकसद हासिल करना चाहती है गवर्नमेंट? मुलाकात तो कैदियों के साथ होती रहती है, वो भी एक कैदी की हैसियत से मुलाकात करना चाहते हैं। उनका हक है कि उनके वकला के साथ उनकी बातचीत हो, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, क्योंकि ये हक तो कोई नहीं छीन सकता कि आप जेल में रह के अपनी मुशावरत करें, अपनी पार्टी को चलाएं, अपनी ये चीज़ों को, इस पे तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो सर, परवेज खटक साहब तो वफाकी काबीना में शामिल हो चुके हैं, तो इतला तो ये है कि उन्हें वजारत दाखिला में कोई अहम पोर्टफोलियो भी मिलेगा। चेबो को यह है कि उन्हें केपी हुकूमत को टफ टाइम देने और पीटीआई को डिसमेंटल करने के लिए लाया गया है। आप समझते हैं कि वो आपके लिए कोई खतरा साबित होंगे? आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि परवेज खटक साहब को इन्होंने सारे इल्जाम से बरी करके उनको काबीना में शामिल कर लिया, तो इससे फायदा पीटीआई को हुआ है कि पीटीआई के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे थे वो सारे गलत थे। तो अब ये कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि उनको ले तो लिया गया है, लेकिन क्या वो किसके कंट्रोल में होंगे और किसके अंडर में काम करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा।
क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर से वो आज़ाद है। तो क्या परवेज खटक साहब भी एक अलग हिस्सत में काम करेंगे? आई लेकिन थिंक सर ये बहुत इल्जामात तो फिर आप लोगों की पार्टी पे भी कुछ ऐसे लग रहे हैं, जैसे शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्म 47 पर आए हैं। आपने भी कुछ अरसा कबल बयान दिया था कि इलेक्शन में पीटीआई के 35 लोगों ने हल्फनामे देकर जीत का नोटिफिकेशन लिया। क्या ये वही लोग हैं जो फॉर्म 47 पर जीते हैं? मैंने मेरे जो बयान था ना वो थोड़ा सा उस पर टेस्ट किया गया। मैंने पीटीआई नहीं कहा था, मैंने कहा था कि जो फॉर्म 45 को जो चेंज किया गया था वो इसलिए चेंज किया गया था कि कुछ लोगों ने लिख के दिया है, तो उसमें 35 लोग हैं, उसमें एमएनएस भी है, एमपीएस भी है। लेकिन मैंने पीटीआई का नहीं कहा था, मैंने ओवरऑल बात की थी और उसमें मुझसे भी ऑफर थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था, जिससे 5:30 बजे सुबह मेरा रिजल्ट चेंज हुआ। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ओहदा मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी एग्री करते हैं शेर अफजल मरवत साहब से कि आपकी पार्टी में भी अभी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं फॉर्म 47 पे आए हैं, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो पेशीन से जीते हैं वो भी फॉर्म 47 पे ही जीते हैं। शेर अफजल मरवत जाती तौर पे तो मेरा दोस्त भी है, मेरा क्लास फेलो भी है, लेकिन क्योंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, अब वो जो बयान देते हैं वो पार्टी पॉलिसी नहीं है ना, पार्टी बयान जब जमहूरी पार्टी है। अब जाहिर है जब वो पार्टी के अंदर वापस आएंगे, अगर कोई बात करेंगे तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अब जाहिर है वो तो पार्टी में नहीं है, वो आज़ाद है इस वक्त, जो भी उनकी मर्जी में आए वो कह सकते हैं। बट सर आपकी जमात का तो नारा ही एहतसाब का था, तो आप उन लोगों के नाम सामने क्यों नहीं ले आते जो, ताकि सबको मालूम हो जाए कि पार्टी में ऐसे कौन से लोग हैं जो जमात को अंदर से खोखला कर रहे हैं? देखिए पार्टी के अंदर आपको पता है कि जब पार्टी बड़ी होती है कोई भी आता है कोई भी जाता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है उसमें पता चलता है कि पार्टी के साथ कौन लोग खड़े होते हैं। अब जाहिर है बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं, तो हम कैसे उन पे शक करें और कैसे उन पे इल्जाम लगाएं? कोई लगा रहा है तो उसकी अपनी मर्जी। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। अब ज्वाइन किए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वली साहब, आज बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इमरान खान साहब को सहरी और अफ्तारी में खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी इबादत पर भी पाबंदी है। इससे पहले भी इस किस्म के बयान आए, उनकी सेहत के हवाले से भी। ऑल्दो कल पिम्स के डॉक्टर ने मुआयना भी किया और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए कि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है, आप इमरान खान के जाती मौलिज को जेल तक रसाई क्यों नहीं देते? इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए थे, उन पर भी अमल दरामद नहीं कराया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शेख जी। देखिए, एक तो ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, मेरे ख्याल में अगर आप गूगल पे भी लिख लो कि झूठा प्रोपेगेंडा, तो उसके साथ पीटीआई का नाम आ जाता है या इमरान खान का नाम आ जाता है या उनकी टीम। ये इनका बिजनेस है, ये इनका नाम नफका है, यहाँ से ये लोग खाते पीते हैं, यहाँ से ये लोग डॉलर भी कमाते हैं और यहाँ से ये लोग रोटी भी खाते हैं। ये इनका तिजारत है, ये इनकी पेशा है, ये इनका ओढ़ना बिछोना है। पहले आपने सुना होगा कि ये एक फैला दी गई थी कि जेल में इमरान खान को जहर दिया गया, आपने सुना होगा। कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, कोई 1.5-2 महीने पहले की बात। टेस्ट कराए गए, कुछ नहीं था। अब कहते हैं कि उनको भूखा रखा जा रहा है, तो फिर ये देसी मुर्गे कौन खा रहा है, ये देसी अंडे कौन खा रहा है, ये देसी घी कौन खा रहा है? सर वो कहते हैं हम अपने पैसों से खा रहे हैं, तो इतराज क्या है? क्या अपने पैसों से खा रहे हैं? सारा खजाना डकार गए, अपने पैसों से खा रहे हैं। अपने घर का तो इनसे किचन चलता नहीं था, एटीएम से चलाते थे। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है अपने कल्ट फॉलोइंग को इंगेज रखने के लिए। अपने वो जो 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 इस तरह की इनकी एक फॉलोइंग है जिनके सर में, दिमाग में, खोपड़ी में है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं उसमें, उनको इंगेज रखने के लिए जी ओहो जी जेल में तो बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के वर्कर्स, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो सर वो करा दी जाए ना। अभी तो उनको फिर कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि हमारी मुलाकात नहीं कराई दी जा रही, ये गैप क्यों? मुझे ये बताइए शजिया के जितने कैदी पाकिस्तान में हैं, अगर इमरान खान से किसी कैदी की मुलाकात कम है तो फिर बताइए, किसी भी कैदी से
उससे 100 गुना ज्यादा मुलाकातें इमरान खान की होती है। कल उनकी अपनी मिसेस के साथ भी मुलाकात कराई गई है। परवेज खटक तो नून लीग पर माजी में गरजते बरसते भी रहे, जलसों में चोर डाकू भी कहते रहे। अब आपने उन्हें काबीना में शामिल कर लिया है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें काबीना में शामिल करना पड़ा? मैंने उनको किया नहीं है काबीना में शामिल। सर आपकी पार्टी ने किया है ना। हाँ, तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि आई नो कि कल का आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी शमूलियत पर। मेरे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी से भी ज्यादा और सबसे बढ़कर है। और मैं जो बात करता हूँ बबांगे दोहल करता हूँ, जो बात सच है, जो मेरा मौक़िफ़ है, मैं वो करता रहता। मेरा मौक़िफ़ ये है, बल्कि सिर्फ मेरा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और फिर उसके बाद पाकिस्तान के हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन का ये मौक़िफ़ है कि जो बंदा जिस पर एहतसाब कमीशन की रिपोर्ट की बाइंडिंग्स पड़ी है कि ये अरेस्ट होना चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको मालम जबा अराजी स्कैंडल में गिरफ्तार होना चाहिए, बीआरटी के फंड्स को मिसयूज और उसमें किक्स बैक लेने पर उसको गिरफ्तार होना चाहिए, और बिलियन ट्री जिसके आधे दरख्त भी मौके पर नहीं है, बिलियन ट्री के आधे दरख्त भी मौके पर मौजूद नहीं है, ऐसे बंदे को अपनी काबीना में लेकर हम कोई दूसरी पराये का गंध ही उठा के तो अपने फिर माथे पे बनने वाली बात है। सर मंजूरी तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने दी होगी ना, तो फिर क्या उन्हें फिर हम ये कहें कि ओब्लाइज किया गया है? देखिए, ये बात तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी तो उसमें डिस्कस होगी। मैं अपना मौक़िफ़ वहाँ पे उनके सामने रखूँगा, फिर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगा, तो फिर उसके बाद ही मैं कुछ आपको बता सकूँगा कि क्या वजह हुई। शायद कोई सर मिसप्रिंट हुआ खबरें तो है। ये है कि उन्हें शायद इसलिए लाया गया है कि वो पीटीआई को टफ टाइम दे सके और पीटीआई को डिसमेंटल कर सके। कुड यू थिंक कि मुझे नहीं परवेज खटक साहब को इतना टफ टाइम दे सकते हैं पीटीआई को? देखो शजिया, ये जब 2024 का इलेक्शन था तो परवेज खटक साहब कहते होते थे कि मैं एजेंसियों का बंदा हूँ, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है और अरे दीवानो जलसे में खड़ा होकर मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन और मैं आपका अगले आने वाला सीएम हूँ, और लिख लो तारीख, नोट कर लो, 9 तारीख को आपका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का परवेज खटक होगा। मैं और ये आपस में हम मुखालिफ थे, इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं कहता था कि इसके पास कोई एजेंसी नहीं, इसके पास या कुरकुरे की एजेंसी है या फिर लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी, अगर हो तो हो सकती है, कोई एजेंसी इसके पास नहीं है। उसके बाद ये काउंसलर भी नहीं बना, और पीटीआई तोड़ने का अगर ये कहता है कि मुझे किसी ने टास्क दिया था, तो पहले पीटीआई तो सर फिर 2018 में सर जो तो फिर मैं असेंबली इसलिए थी, तो हैरान हूं ना, फिर कौन सी ऐसी गैर मरई ताकत थी उनके पास जो वो काबीना में शामिल हो गए? यही तो मैं पूछ रही हूँ। पहले पीटीआई के पास सूबाई असेंबली में 2/3 की अक्सरियत थी। जब से ये डॉन आए और इन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई को तोड़ने के लिए भेजा गया है, वो भी ये झूठा ही फैला रहा था, झूठ फैला रहा था, बेच रहा था। उसके बाद से वो 3/3 अक्सरियत में आ गए। तो इसने कौन सा तीर मारा था पहले? ये बेचारा तो खुद इस उम्र में मूंगफली नहीं तोड़ सकता, बादाम नहीं तोड़ सकता, तो ये पीटीआई को क्या तोड़ेगा? वैसे इनका काम नहीं है, इसके बस का रोग नहीं है। तो जो लाया है वो भी पता चल जाएगा, वो देख लेते हैं। ठीक सर, जैसे कि हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, इससे पहले पंजाब हुकूमत ने सफ़े भर भर के इश्तिहार दिए, आज वफाकी हुकूमत भी यही कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 12 कह चुकी है कि आवाम के टैक्स के पैसों से जाती तशहीर नहीं करनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये जाती तशहीर तो बिल्कुल नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपैरिजन करें। तो सर फिर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हटा दें अपनी। तस्वीर इस मुल्क के वजीर आजम की है, किसी कोई ऐसा आम बंदे में तो और फिर वजीर सर ये आजम में जाती फर्क तो तशहीर ही होता तो है। हुई। वो स्टेट नो, ये स्टेट की, रियासत की तशहीर है। जाती तशहीर वो थी जब इमरान खान की हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात छाप दिए थे और उनके पास छापने को दिखाने को कुछ नहीं था, और लिखा था कि जी हम मसरूफ थे। जाती तशहीर वो थी सर आपको ये लगता है कि 1 साल बाद मुल्क सही डायरेक्शन में चल रहा है? हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वाकई 1 साल में डिलीवर करने में कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं? कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक कामयाब हो गए। सबसे पहले तो एक वो पाकिस्तान जिसको इमरान खान तोड़ने के दर पे था, जो कहता था कि ये मेरे निकलने के बाद ये टूटने लगा, अब ये 3 टुकड़े हो जाएगा, ये डिफॉल्ट हो जाएगा, सोमालिया और श्रीलंका और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। आज आपके फॉरेन एक्सचेंज
रिजर्व $17.5 से तजावज कर गए। कितनी प्रोपिगेशन की जाती थी कि महंगाई 36% पे पहुंच चुकी है। आज आपके इदारे शुमारियात कह रहे हैं कि 1.5 पे आ गई है। और आपके जो एलसीआं नहीं खुल रही थी, तो ये पीटीआई कितनी प्रोपिगेट करती थी उसको। आपका स्टॉक एक्सचेंज 22,000 से 1,20,000 पे पहुंच चुका है। तो सारे आशारिये मुस्बत हैं। जब इशारे इतने मुस्बत जा रहे हैं तो फिर 1.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे कैसे आ गए हैं? और स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और फिर लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये आसरा दिलाया गया था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बना के देंगे। इमरान खान की 4.25 साल हुकूमत ने उनका ये नतीजा निकाला। सर, अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं और यही हो रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद बनने वाला है, ग्रैंड अलायंस बनेगा, और हम ईद के बाद देखेंगे कि कोई जो वो क्लेम कर रहे हैं कि तहरीकें भी चलेंगी, और फिर आप लोगों ने उसको कामयाब भी बनाया। जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करनी थी जो कि हुकूमत ने बड़ी अच्छे तरीके से उसे कामयाब भी की। फिर सर, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब को आप अपनी तरफ ले आएंगे या फिर अपोजिशन इत्तेहाद ही गालिब आ जाएगी मौलाना साहब पे? देखिए, मौलाना साहब जो है ना, ये मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मौलाना साहब हमारी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ कभी भी नहीं आएंगे। उनका तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ। और जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है, तो उनकी आपने बात सुनी ली होगी, और दीगर जमातों की भी अपना मौकफ ले लिया होगा कि तहरीक इंसाफ की धींगा मुश्ती और गंडासा प्रोग्राम के रियासत पर चढ़ाई करो, फायरिंग करो, लोगों को 10, 15, 20 लोगों को मार दो, इस सियासत के साथ कोई नहीं चल सकता। और सबसे पहले अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ लोगों को इकट्ठा ही करना है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अपनी पार्टी को इकट्ठा कर लें, क्योंकि वहां पर तो अलीमा खान का अलग ग्रुप है, गंडा पुरसब का अलग ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, असद कैसर का अलग ग्रुप है, सलमान अकरम राजा का अलग ग्रुप है। और सर, इख्तिलाफात तो खैर हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं इख्तिलाफात। ये तो काफी लोग आपकी पार्टी में भी छोड़ के गए, छोड़ के वापस आए। सर, लेकिन आपको लग रहा है कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनको कोई डर नहीं है कि कोई ऐसी तहरीक चल सकती है, कोई इत्तेहाद बन सकता है? नो, नेवर। इन तिलों में इतना तेल भी नहीं है, और ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। बस ये जितना ये कर सकते थे, जितना ये खेल सकते थे, उन्होंने खेल लिया। आपने देखा होगा 24 नवंबर की कॉल को क्या नाम दिया गया था? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद आप क्या समझते हैं कि टूर्नामेंट दोबारा शुरू किया जा सकता है? द गेम इज ओवर। पीटीआई खत्म शुद। इमरान की आइंदा मुस्तकबिल की सियासत में कोई इसका रोल बाकी नहीं रहा। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, किसी भी जमहूरी मुल्क में निज़ाम आवाम की आवाज़, उनके हकूक और उनकी हुक्मरानी का जामिन समझा जाता है। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी रियासत में आइडियल जमहूरियत नहीं होती, बल्कि ये अमल हमेशा इर्तिका पजीर होता है। जमहूरी प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए उस पर मुसलसल काम करना पड़ता है, उसके असूलों को हकीकी रूह के मुताबिक नाफिज करने की कोशिश करनी पड़ती है, अवाम के वोट की ताकत को तस्लीम करना पड़ता है, हुकूमती ऐवानों में अवाम के आवाज़ को अहमियत देनी पड़ती है, अवामी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देनी पड़ती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है? क्या पाकिस्तान में कानून साजी अवामी मफाद के लिए की जा रही है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जा बंदी 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हो गई है, और ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। वजह क्या है? क्यों हम जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी रवायात को तर्क कर रहे हैं? पीका एक्ट जैसे कानून लाकर लोगों ने बात करने, आवाज़ उठाने तक की आज़ादी छीनी जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पिलडाइट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जा बंदी 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हो गई है, और ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। वक्त के साथ तो जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की तनज़ली की क्या वजूहात है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए, जमहूरियत तो पाकिस्तान के अंदर कोई एक डायरेक्शन में नहीं जाती रही, यानी
मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार हो रही हो, ऐसा भी नहीं है, और मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही हो, ऐसा भी नहीं है। ये कोई ज़िग ज़ैग सी सिचुएशन है। कभी कुछ सूरत हाल ऐसी होती है कि जमहूरियत निस्बतन बेहतरी की तरफ गामज़न होती है, और कभी ये होता है कि नीचे जाती है। सर, एक और रिपोर्ट भी इंटरेस्टिंग आई है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी। वॉशिंगटन में कायम एक और गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम हाउस ने अपनी 2025 की सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 60 मुल्कों में शहरी आज़ादियों में गुज़श्ता साल के दौरान कमी आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतर हुई है। हालांकि माजी करीब में इन ममालिक में बड़ी सियासी तब्दीलियां आई, उसका सिरा अब भी मौजूदा निज़ाम से जुड़ता है। आलमी सतह पर इन रिपोर्ट्स की क्या अहमियत होती है? आलमी सतह पे इनकी रिपोर्टों को सीरियसली लिया जाता है, ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं या बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करने वाले लोग हैं जो बैरून मुल्क से आने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इन रिपोर्टों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और उसकी बुनियाद पे अपने फैसले भी करते हैं। तो इसलिए ये अहम तो होती हैं, लेकिन ये हमेशा परफेक्ट और हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से समझे नहीं जाते, उसके नतीजे में वहाँ पे जो सूरत-हाल होती है वो उसके मुताबिक फिर वो स्कोर बदल जाता है। लेकिन ये चूँकि एक ही सोर्स पे रिलाय नहीं करते, ये मुख्तलिफ सोर्सेज पे रिलाय करते हैं, डेटा इनके पास मुख्तलिफ तरीकों से आता है। इसलिए अगर कहीं किसी सोर्स के अंदर खामी हो भी सही, तो दूसरे सोर्सेज के साथ क्रॉस चेक होके बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो भी बैनुल-अक़वामी इदारे इस तरह की रिपोर्टें जारी करते हैं, उनको हमें भी सीरियसली लेना चाहिए, और अगर किसी जगह हम कोई खामी या कमी पाएं तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। सर, आप ये तो कह रहे हैं कि आलमी सतह पर इन रिपोर्ट्स को बहुत संजीदा लिया जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुकूमती ऐवानों में भी इस तरह की रिपोर्ट्स को संजीदा लिया जाता है, और इस मौजूदा निज़ाम के होते हुए जमहूरियत में बेहतरी की कोई उम्मीद की जा सकती है, या फिर अगले साल हम कुछ दर्जे मजीद नीचे चले जाएंगे? मेरे ख्याल में हुकूमत के जो महकमे इस काम के जिम्मेदार हैं, वो इसको सीरियसली पढ़ते भी हैं और इसके बारे में हुक्काम बाला को यानी टॉप लीडरशिप को बताते भी हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। लेकिन इसके नतीजे में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या करना है, वो फिर टॉप लीडरशिप अपने सियासी मफादात के ज़ेर असर ही फैसला करती है। ज़रूरी नहीं कि वो इन रिकमेंडेशंस को मान ले जो उनके एक्सपर्ट्स उन्हें बताते होंगे, क्योंकि उन्हें तो ओवरऑल पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर रह के अपने फैसले कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ उनकी सियासत को सूट नहीं कर रही, तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं करेंगे। सर, आपके दायरे पिल्डट ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, कौमी असम्बली की कारकर्दगी और मेंबरान की हाजिरी पर भी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली के एक मेंबर पर पूरे साल में 3 करोड़ 80 लाख के करीब खर्च आया, जो कि अवाम के टैक्स का पैसा था। लेकिन ज्यादातर मेंबरान सेशन से ही गैर हाजिर है। इस कदर गैर संजीदगी की आपकी नज़र में क्या वजूहात है? फिर ये कैसे ये रिपोर्ट्स को इतना संजीदा ले सकते हैं? हम अपनी तरजीहात क्यों नहीं ठीक करते? देखिए, उनकी गैर हाजिरी की जो बड़ी वजह है वो उनके वोटर्स की तरजीहात हैं। वोटर्स कभी भी उनको इस बात का क्रेडिट नहीं देते कि वह असम्बली में हाजिर थे, उन्होंने असम्बली में सवालात किए या कोई बिल पेश किया या बहुत अच्छी तकरीर की या बजट को डायसेक्ट किया। वो उनकी तरजीहात ये होती हैं कि हमारे मेंबर्स ने हमारे ज़ाती काम कितने कराए, हमारे इलाके में थाने और कचहरी में जाके हमारा केस प्लीड किया, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को कोई नौकरी दिलवाई और उनकी प्रमोशन वगैरह के लिए दफ्तर से दफ्तर घूमे फिरे, हमारे साथ चले। तो ये सारे काम वो हैं, और इसके अलावा कोई अगर वक्त बच जाए तो फिर वो इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी कोई काम करे। ये वो सारे काम वो हैं जो कि किताबों में तो नहीं लिखे हुए लेजिस्लेटर्स के करने के लिए, और ये सारे काम असेंबली से बाहर के हैं। सर, ये छोटे छोटे तो सर काम ये अपने वोटर्स के लिए होंगे, लेकिन मेजर आप लेजिस्लेशन का जो काम है जिसने बड़े लेवल पे इसी आवाम को, इसी वोटर को आसानी देनी है, इसी वोटर के लिए हालात बेहतर करने, इसी वोटर के लिए कानून साजी करनी है, वो इसी असेंबली में ही हो सकती है। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसे इसलिए नहीं होता कि वो करने से वो काम मुतासर होते हैं जिनसे उनके वोटर सही मानों में मुतासर होते हैं और वो उनको वोट देते हैं। अगर वो असेंबली में बैठ के कानून साजी पे तवज्जो दें
तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अच्छी और आइडियल बात है। लेकिन क्या इससे वो दोबारा री इलेक्शन के लिए जब जाएंगे तो उनके वोटर इसको कोई क्रेडिट देंगे? मेरे ख्याल में नहीं देंगे। इसीलिए वो असेंबली में बैठने की बजाय उनके काम करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उनका री इलेक्शन उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन सर चले गैर हाजिरियां तो रही, लेकिन इस असेंबली ने पहले साल में रिकॉर्ड भी बड़े कायम किए हैं कानून साजी में, लेकिन ज़्यादातर कानून बगैर किसी बहस और जांच पड़ताल के मंजूर किए गए। 26वीं तरमीम मंजूर हुई, जजेस की तादाद में इजाफा हुआ, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, और अफसोसनाक बात यह है कि ये सारी कानून साजी सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए की। हमेशा अवामी मफाद को क्यों पसे पुश्त डाल दिया जाता है? देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि ये टोटली शहरियों से लाताल्लुक है कानून साजी। इन सब के जो असरात हैं वो बिलाखिर शहरियों को ही भुगतने पड़ते हैं। अगर वो अच्छे कानून है तो उनको फायदा होता है, बुरे कानून है तो उनका नुकसान होता है। लेकिन कौमी सतह पे जब कानून साजी हो रही होती है तो वो ज़ाहिर है वो ग्रास रूट्स के मामलात को अटेंड नहीं कर रहे होते। ग्रास रूट्स के मामलात या तो सूबाई असम्बली में होते हैं या फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लोकल सतह पे होती है। लेकिन ये दुरुस्त है आपकी बात कि इन कवानीन के ऊपर जो बाहमी सलाह मशवरा होना चाहिए था और जो इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए थी, वो मुतलक नहीं हुई। इसका ज्यादा डिस्क्रेडिट तो हुकूमत को जाता है, उनको इस बात का एहतमाम करना चाहिए था। सर हुकूमत तो ये कह रही थी कि आईनी बेंच हम आवाम के लिए लेकर आए हैं क्योंकि आवाम को हम क्विक जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा है किस तरह से गरीब लाहौर हाई कोर्ट में अपने आप को आग लगा देता है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। बज़ाहिर तो उनके दावे को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तरमीम इसलिए की गई कि हम अदलिया के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा ज़्यादा वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहते हैं और बाकी मुकदमात सफ़र करते हैं। तो अब हमने एक अलग बेंच बना दिया है जहाँ पे आईनी मामलात डिस्कस होंगे और बाकी जो अदालतें हैं, अदालत के बाकी जो जज हैं वो उनके दीगर मामलात को ज़्यादा बेहतर वक्त दे सकेंगे। उनका दावा ये है, लेकिन अभी इस दावे की परख की जानी बाकी है, क्योंकि कुछ वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा कि किस हद तक वो बेहतरी आई है। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर एक और चीज भी है, जुडिशल कमीशन के जो मेंबर है वो कहते हैं बार कौंसिल का मुतालबा है कि आईनी अदालत बननी चाहिए और ये सिर्फ 27वीं तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। तो इस तरह की चेमोगाइयां पहले भी गर्दिश करी थी, आपको लगता है कि 27वीं तरमीम की भी अब जरूरत है? जरूरत तो शायद हो, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद उसी वक्त होगा ना जब उनके पास उसके लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी। ये 26वीं आईनी तरमीम में भी आपको याद होगा कि जब ये इब्तदान तो ये अलग आईनी अदालत बनाने के बारे में थी, लेकिन जब उसके लिए मुतलूबा तायद हासिल नहीं हो सकी मेंबर्स की, मिसाल के तौर से JUI उससे मुत्तफिक नहीं हुई, तो JUIF के अगर वोट ना मिलते तो फिर ये आईनी तरमीम ये भी ना हो पाती, तो इसलिए उनको उसको तब्दील करना पड़ा। तो अब अगर 27वीं तरमीम का ख्याल पैदा होगा तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत की मतलूबा अक्सरियत का मौजूद होना जरूरी है, जो इस वक्त मुझे शक है कि वो मौजूद है। अच्छा, लेकिन सर हुकूमत जो कुछ हासिल करना चाह रही थी वो तो आईनी बेंच से कर रही है, फिर इस आईनी अदालत के बनाने का क्या मकसद है? काफी हद तक तो उनको अपना मतलूबा मकसद हासिल हो गया है, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है, क्योंकि वो उसी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब तो मौजूद हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब का आईनी बेंच से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाज़ाहिर एक बड़ी अजीब बात लगती है। तो बेहतर होता कि अगर आपने इसका इंतज़ाम अलग कर दिया होता ताकि ये जो दो रंगी कैफियत है ये ख़त्म हो जाती। अभी भी कई सवाल पैदा होते हैं कि वो फुल कोर्ट है, क्या वो तमाम जजों पे मुश्तमिल होगी या सिर्फ आईनी बेंच के जजों पे मुश्तमिल होगी। तो ये कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग सवालात मौजूद हैं इस वजह से कि आपने अलग आईनी अदालत बनाने के बजाय आईनी बेंच बनाया है। लेकिन ये बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हुकूमत के जो मतलूबा मकासद से काफी हद तक ये उनके मकासद को पूरा कर रही है। ठीक सर, एक तरफ तो पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहों में तकरीबन 300% तक इजाफा किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राइट साइजिंग के नाम पर कौमी असम्बली के 200 से ज्यादा मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया है। ये दोहरा मेयार क्यों है और आपको वाकई लगता है कि इस तरह के इकदाम से बचत होगी? बचत तो गालिबन ओवरऑल अगर आप देखें तो नहीं होगी,
क्योंकि अगर आप वाकई तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और कोई दूसरी वजारतों के अंदर भी लोगों को भर्ती कर रहे हैं और जी, कम नहीं वफाकी कर काबीना की भी 50 हो गई है। 12 नए वुज़रा और 9 वुज़रा बिल्कुल। मुमलिकत और 3 मुशीरों का इजाफा किया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंटेंशन है उसके अंदर कुछ मुझे शक लगता है। अगर आप वाकई बचत करने वाले होते तो तनख्वाहें बढ़ने के बारे में तो मेरी राय है कि वो ठीक है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी और 9 साल से उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था। लेकिन ये काबीना को डबल कर देना, 25 से 50 कर देना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। अगर बढ़ाने भी थे तो 2-3 मेंबर बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन 25 लोग या क्लर्क बढ़ा देना, इसका मतलब यह है कि आप ऑस्टेरिटी के बारे में और बचत के बारे में सीरियस नहीं है। सही। सर, तहरीके इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में बनने वाली इंसानी हकूक की यादगार की तमीर पर होने वाले अखराजात की तफसीलात मांगी हैं, लेकिन अभी तक मालूमात नहीं दी गई। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू होता है और इसको कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। कानून को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर ये इस्तिस्ना नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुलाजमीन की तादाद के बारे में एक सवाल पूछा गया था, तो उसका भी बहरहाल जवाब दिया है। अगरचे उन्होंने कहा है कि हम ये तो तस्लीम नहीं करते कि हम इसके तहत आते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल मालूमात फराहम की हैं और मैं नहीं समझता कि वो इस कानून के तहत नहीं आते। वो बिल्कुल आते हैं और उनको ये मालूमात फराहम करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि एक लेजिस्लेटर ये सवाल पूछ रहा है, तो उनको वजारत कानून से एक सवाल के जरिए सवाल पूछना चाहिए और उसका जवाब भी उन्हें मिलना चाहिए और आम शहरी को भी मिलना चाहिए। सर, आप भी तो मुख्तलिफ अदारों और वजारतों से मालूमात लेते हैं, तो क्या आपको भी इतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें तो कौमी असम्बली के बारे में भी अगर कोई मालूमात लेनी हो, उनके मेंबर्स की हाजिरी का मामला हो या उनकी स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग की तादाद मालूम करनी हो, तो हमें तो महीनों जवाब नहीं आता, फिर आता है वो भी इनकार का आता है। तो हमें इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके उसे चैलेंज करना पड़ता है, उसमें भी महीनों लगते हैं। तो लिहाजा ये कोई आसान काम नहीं है और हमारे तमाम इदारे जिनसे सवाल पूछा जाए वो कोशिश करते हैं कि सवाल का जवाब देने से पहलू तय करें और जवाब ना दें। सही। सर, लास्ट क्वेश्चन। एक बार फिर मुल्क में नए सूबे बनाने की बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी गाहे बगाए इस तरह की बातें होती रही हैं। आपको क्या लगता है क्यों हम नए सूबे बनाने में नाकाम हुए हैं? मेरे तो ख्याल में नए सूबे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे हमारे अखराजात जो पहले 4 सूबों के ऊपर हो रहे हैं वो कई सूबों के ऊपर होंगे। कई असम्बलियाँ बनेंगी, कई पब्लिक सर्विस कमीशन बनेंगे, कई गवर्नर होंगे, कई चीफ मिनिस्टर होंगे। फिर जिस कैबिनेट की तादाद को हम रो रहे हैं वो फिर उतनी ही काबीनाएँ भी बन जाएंगी। तो ये लोग ख्याल नहीं करते कि ये बहुत अखराजात बढ़ाने का नुस्खा है। लेकिन अगर आवाम तक आपने इख्तियारात पहुँचाने हैं तो लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार करें। ज़िलाई हुकूमतें, तहसील की हुकूमतें, यूनियन लेकिन काउंसिलें, सर, ये ठीक दलील ये दी जाती है कि इंतजामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए नए सूबों की ज़रूरत है। जैसे अगर पंजाब का एक सूबा है वो 180 ममालिक से भी बड़ा है, तो अगर हम उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आपके कई जिले भी हैं जो कई मुल्कों से बड़े हैं, ये कोई दलील नहीं है। अच्छा। आप उनकी इंतजामी सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं अगर आप इख्तियारात बगैर नया सूबा बनाए हुए मकामी हुकूमतों के जो तहत बनी हुई हुकूमतें हैं उनको मुंतकिल कर दें। वो तो करते नहीं है। वो पहले मौजूद है हमारी आइन के अंदर उसका तकाजा, उसको नहीं मुंतकिल करते और नए सूबे बना के चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, वह गवर्नर बन जाऊं। और ये जो मौजूदा बहस है ये भी मुझे लगता है कि कहीं से इंस्टिगेट की गई है। कोई बाकायदा कोई अवामी ये भी कोई मसला नहीं है। अच्छा। अवामी मसला ये है कि मकामी हुकूमतों को आप ज्यादा बाइख्तियार करें, मौसर बनाएं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर कि सरवरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।